भारत में साइबर अपराध इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता नहीं है उतनी ज़्यादा। भारत सरकार साइबर अपराध रोकथाम के लिए क्या कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पोर्टल दिया है जिस पे कोई भी साइबर विक्टिम अपनी कंप्लेंट वहाँ पे दर्ज कर सकता है। साइबर अपराध में कौन कौन सी श्रेणी हैं जिनके मामले सबसे ज़्यादा हो? सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं आज के टाइम पे। इसके अलावा जो सबसे चिंता का विषय है वो है महिलाओं को लेके। फोटो मॉर्फिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलन है। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। डेटा आज के टाइम में समझ लीजिए कि ये नए ज़माने का सोना है। NTTV भारत में आपका स्वागत है। दुनिया में डिजिटल दौर चल रहा है। दुनिया में कोरोना की एंट्री हुई तो पूरी दुनिया ने डिजिटल माध्यमों का सहारा ले लिया, लेकिन कोई चीज़ जब आती है तो उसके कई नुकसान भी होते हैं। इसी तरह आज पूरी दुनिया में अगर कोई अपराध अगर सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है तो वह है साइबर अपराध। कोरोना के दौर में साइबर अपराध में 300% की बढ़ोतरी हुई है। साइबर अपराध क्या होता है? साइबर अपराध क्यों किया जाता है? आम जनता इसका शिकार कैसे हो जाती है? इस पर रोकथाम लगाने के लिए हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ नितिन पांडे जी। नितिन पांडे जी, आपका NTTV भारत में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नितिन जी, भारत में साइबर अपराध इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, इसमें जो है ये बात तो सही है कि लगभग इस कोरोना पैंडमिक में भारत में 300% की वृद्धि हुई है साइबर अपराध में, जो कि एक चौंकाने वाला वाकया है। सबसे पहला रीज़न ये है कि आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता नहीं है उतनी ज़्यादा कि उनको साइबर अपराधों से कैसे बचा जाए। और दूसरी चीज़ क्या है कि लॉ इन्फोर्समेंट अगर उसकी ग्राउंड रियलिटी देखें तो जैसे जो छोटे छोटे शहर हैं, जिसको आप बोल सकते हैं रूरल एरियाज जो हैं हमारे देश के, वहाँ पे क्या है कि अगर कोई साइबर विक्टिम यानी किसी साइबर अपराध का शिकार हुआ व्यक्ति अगर वो अपनी शिकायत करने जाता भी है तो वहाँ पे पुलिस उनके साथ कॉपरेट नहीं करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं डिजिटल युग की, वो बात करते हैं कि पूरा भारत डिजिटल होना चाहिए। तो ऐसे में भारत सरकार साइबर अपराध रोकथाम के लिए क्या कर रही है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। भारत सरकार ऑलरेडी इस समय कई उन्होंने इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पोर्टल दिया है जिस पे कोई भी साइबर विक्टिम वो जाके उस पोर्टल पर और वो अपनी कंप्लेंट वहाँ पे दर्ज कर सकता है। यानी कि और उसका मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी साइबर क्राइम के शिकार बने हैं तो cybercrime.gov.in ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक पोर्टल है। यहाँ पे आप ऑनलाइन जाके कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके बाद विदिन 24 और 48 आवर्स 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ से आपको कॉल आएगा। वहाँ पे आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर वो साइबर सेल के पास केस जाएगा और साइबर सेल इन्वेस्टिगेट करेगी। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रदेश सरकार ऐसे कौन कौन से कदम उठा रही है कि जिससे आम जनता को जान माल की कोई हानि ना हो? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है तो सरकार तो अपना अलग काम कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश साइबर की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश साइबर बहुत ही अच्छा इसमें काम कर रही है। और ख़ास तौर पे जो उत्तर प्रदेश साइबर के SP हैं हमारे प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी, उनके रहते हुए जो है उत्तर प्रदेश में साइबर जब से वो दोबारा से इसके पहले भी वो थे साइबर में, फिर बीच में वो आजमगढ़ में थे, जब से वापस आए हैं साइबर अपराधों में बहुत तेज़ी से इसमें घटे हैं साइबर अपराध। तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो एक जो है बहुत वेल ट्रेंड और हाई स्किल्ड साइबर कॉप हैं, तो उत्तर प्रदेश द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं और जिसमें उत्तर प्रदेश साइबर हेल्प भी कर रही है। जैसे एक है हमारा the420.in करके एक वेबसाइट है जो कि इंडिया की पहली साइबर से रिलेटेड न्यूज़ पोर्टल है। वो सिर्फ साइबर क्राइम जो हो रहे हैं देश में या साइबर से ही रिलेटेड न्यूज़ पब्लिश करती है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसको कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट हम सब करते हैं और उत्तर प्रदेश साइबर अपनी तरफ से वो पूरा कर रही है और उत्तर प्रदेश में बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है इस पे। जैसे कि भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं। साइबर अपराध में कौन कौन सी श्रेणी हैं जिनके मामले सबसे ज़्यादा होते हैं?
देखिए, सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं आज के टाइम पे। फाइनेंशियल फ्रॉड्स यानी कि बैंकिंग रिलेटेड, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अचानक किसी के अकाउंट से पैसे गए, तो उसमें ये क्रिमिनल्स करते क्या है, ये बहुत, अगर मैं बताऊं तो ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ना, बहुत इनोवेटिव होते हैं। इनको नए नए आइडियाज़ आते हैं खुरापात के कि कैसे हम किसी को ठगें या उनको ठगी का शिकार बनाएं और उनको एक उनके साथ एक साइबर क्राइम करें। तो उसमें क्या है कि फाइनेंशियल फ्रॉड सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें पेटीएम से लेकर, जिसमें केवाईसी अपडेट के नाम पे आपको लोगों को कॉल आता है कि आपको केवाईसी अपडेट करना है। कॉल आएगा कि आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एक्सपायर करने वाला है आपको, और लोग जो नहीं जागरूक हैं वो अपनी सारी डिटेल शेयर कर देते हैं। कई बार वो कहेंगे कि आप ये ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, और इन्हीं वजहों से फिर वो उसके शिकार बन जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे चिंता का विषय है वो है महिलाओं को लेके, कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए आज के टाइम में, तो लोग इंस्टाग्राम, अगर सोशल मीडिया की हम बात करें तो इंस्टाग्राम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो महिलाओं पे क्या हो रहा है कि इनके साथ हैरेसमेंट बहुत हो रहा है। लड़के जो है इतने, मतलब जो कुछ उनके कॉलेज में पढ़ने वाले हैं या जो ऐसे ही हैं, बदमाशी करते हैं, क्रिमिनल माइंडसेट के लड़के, वो क्या करेंगे, उनको गंदे मैसेजेस करना, साइबर हैरेसमेंट और फोटो मॉर्फिंग। क्योंकि होता क्या है कि ये फ़ोटो, जो क्रिमिनल्स हैं, ये फ़ोटो को मॉर्फ कर देते हैं। मॉर्फ यानी कि चेहरा, जैसे किसी का चेहरा मेरा रहेगा, बॉडी किसी और की लगा देंगे। तो कई बार क्या होता है, ये मतलब नग्न तस्वीरें लड़कियों की ऐसे लगा के फिर उनको ब्लैकमेल करना और ऐसी तमाम उनके साथ गतिविधियों में ये करने लगते हैं। नितिन जी, आपने बताया कि फ़ोटो मॉर्फिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलन है, कि लड़कियों के गलत फ़ोटोज़ बना के, अश्लील तस्वीरें बना के, या मान लीजिए किसी की भी निजी तस्वीर अगर वायरल कर दी जाए, वो शेयर हो जाए, कई प्लेटफॉर्म पर हो जाए, तो कैसे, क्या ऐसी कौन सी पॉलिसी है कि वो हर प्लेटफॉर्म से डिलीट की जा सके? ये बात मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आए दिन ऐसे कोई ना कोई केस होते रहते हैं जिसका शिकार बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। ये बहुत ही इसके लिए एक तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, और मैंने अभी तक अपने उसमें नहीं देखा है कि किसी भी न्यूज़ के रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन किया। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर ये, जैसे फ़ोटो मॉर्फिंग, अभी अब मैंने आपको बताया कि मॉर्फिंग यानी फ़ोटोशॉप करके लड़कियों की फ़ोटोज़ और फिर उनको ब्लैकमेल करना या उसको इंटरनेट पे डाल देना। तो इस पे क्या है कि जैसे जितनी भी कंपनीज़ हैं, चाहे वो फेसबुक की हम बात कर लें या इंस्टाग्राम फेसबुक का ही एक पार्ट है, व्हाट्सएप भी उसी का पार्ट है, ट्विटर हो गया, इन सब के इंडिया में भी हेडक्वार्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं जब इनके इंडिया में हेडक्वार्टर्स हैं तो इनको इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये एक संगीन, जैसे कोई चीज़ बहुत वायरल हो गई, मतलब किसी लड़की के साथ ऐसी घटना होती है, तो वो तुरंत साइबर क्राइम में वो कंप्लेन करें, और वो जहाँ पे भी उस चीज़ को डाला गया है, यानी कि अगर उसको यूट्यूब पे या किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे डाला गया है, किसी मान लीजिए पॉर्न वेबसाइट पे डाला गया है, तो गवर्नमेंट के पास, उस साइबर क्राइम के पास वो अथॉरिटी रहती है कि वो सीधा उस पर्टिकुलर वेबसाइट या फेसबुक इंडिया या जहाँ पे भी हो, वो उनसे बोल के उस चीज़ को डिलीट करवा सकते हैं। डेटा का ही ज़माना है, डेटा ही आज के दौर में सब कुछ है, उसकी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। लेकिन आपने बात करी कि फेसबुक, यूट्यूब जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट की, लेकिन जो छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं है, कि अगर दिक्कत आ भी जाती, किसी ने अपलोड भी कर दिया है, और अगर वहाँ से मान लीजिए कोई एजेंसी अगर इन्हें मैसेज भी करना चाहते हैं कि आप डिलीट करते हैं, अगर वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, तो छोटी छोटी अगर 1000 वेबसाइट्स पे वो फ़ोटो या फिर कोई वीडियो वायरल हो जाता है, तो इकट्ठे कोई डिलीट करने का कोई टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी है। जो भी साइबर सेल्स हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उनको इसीलिए ट्रेनिंग, उनको यही सब चीज़ें वो सीखते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब जैसे अभी आपने बोला कि कोई छोटी वेबसाइट है जो कि जिससे कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन उस वेबसाइट ने किसी न किसी डोमेन रजिस्ट्रार से तो वो अपना डोमेन परचेस किया होगा, वो डोमेन रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करके पता उसकी आइडेंटिटी पता कर सकते हैं, किस उसका आईपी एड्रेस से ही, अगर एक बार वो चाह लेंगे उसके आईपी एड्रेस से ही उस वेबसाइट के ओनर तक पहुंचा जा सकता है बहुत ईजीली।
और बाकी जो है डेटा का मैं यही बोलूँगा कि अभी हम आज के टाइम में फ़ोन यूज़ हम सब करते हैं, और जितनी भी हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं सब हमसे परमिशंस ले लेती हैं, सारी परमिशंस। आज हमारा डेटा एकदम सुरक्षित नहीं है, यानी हम कुछ भी हमारे फ़ोन में हमारे कॉन्टैक्ट्स, पिक्चर्स, ये सब मिसयूज़ किए जा रहे हैं। और ये क्या करते हैं कि ये जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक को ले लेते हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स को बेच देते हैं। अभी एक सामने आया था कि कुछ साल पहले फेसबुक ने इंडियन यूज़र्स के डेटा बेचे थे। डेटा आज के टाइम में समझ लीजिए कि ये नए ज़माने का सोना है, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा कीमत है डेटा की, और इसी का फ़ायदा कंपनीज उठाती हैं परमिशंस लेके। इसीलिए मैं ये बार बार अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट को डेटा प्राइवेसी बिल जल्द से जल्द इंडिया में ला देना चाहिए, ताकि कम से कम जब एक लॉ बन जाएगा इसका, तो कोई भी बाहरी, जैसे क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं, हम अगर अपनी तुलना करें, अभी जैसे हम विकसित देशों की बातें कर रहे थे, अभी हम रशिया की बात करें, रशिया की अपनी उनका खुद का फेसबुक है, वो फेसबुक नहीं यूज़ करते हैं, वो जो है ट्विटर नहीं यूज़ करते, वो उनका अपना, क्योंकि उनकी कंट्री ने खुद बनाया। चाइना का भी वही हाल है, आप चाइनीज़ को नहीं देखेंगे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब यूज़ करते हुए। उनका अपना है सोशल साइट जी, उन्होंने पैरेलल अपना खुद का बनाया है, ताकि उनका डेटा कम से कम प्रोटेक्टेड रहे, वो उस कंट्री तक के बाहर ना देश के बाहर ना जा सके। एग्जैक्टली इसी वजह से मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ अपने में टॉक्स सेशंस, और मैं ब्लॉगर भी हूँ, लिखता भी हूँ कि डेटा प्राइवेसी बहुत ज़्यादा जो है, मतलब आप समझ लीजिए डेटा प्राइवेसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारा डेटा ना एकदम से वो सिक्योर नहीं है, ये पब्लिक है। और इसके लिए जो है एक ऑलरेडी टीम गठित की गई थी, उसका नाम दिया गया था जनरल डेटा प्रोटेक्शन बिल, लेकिन अभी तक उसको पारित नहीं किया गया संसद में। उसको मैं यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट को उसको पास कर देना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि जब ये बिल पास हो जाएगा तो इन चीज़ों, जैसा भी आपने क्वेश्चन किया, तो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके हाथ और सशक्त हो जाएंगे कि वो तुरंत इमीडिएटली एक्शन ले लें और ऐसी चीज़ों को रिमूव करवा दें। कौन कौन से ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइबर अपराध हैं? सबसे ज़्यादा साइबर अपराध जो हैं यूएस, अमेरिका में बहुत ज़्यादा साइबर अपराध होते हैं, बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा महाशक्ति उसको कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा। अमेरिका के बाद अगर हम बात करें, यूनाइटेड किंगडम हो गया, वहाँ पे भी साइबर अपराध बहुत ज़्यादा होते हैं, और इंडिया है। यही टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं आज के टाइम में। और रही बात सुरक्षित देशों की, तो उसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा इज़राइल का। इज़राइल में क्या है कि इज़राइल दुनिया का पहला देश है जो कि आधिकारिक तौर पे साइबर सुरक्षित देश घोषित कर दिया गया है, यानी ऑफिशियली साइबर सिक्योर्ड कंट्री वो डिक्लेयर्ड हो चुकी है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्लास 6 से ही मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि बच्चों को साइबर सिक्योरिटी पढ़ना ही पढ़ना है। उनको क्लास 6 से ही जब वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो जब वो बड़े होकर जब वो ग्रेजुएशन करेंगे तो उनको इतनी नॉलेज रहेगी कि जब वो कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं तो उनको पता है कैसे हमको उसको सिक्योरली डेवलप करना है। यही हमारे कंट्री में और बाकी कंट्रीज़ में जहाँ पे भी हो रहे हैं सब, यही चीज़, इसी चीज़ की कमी है, क्योंकि लोग बीटेक तो कर लेते हैं, वो एक ऐप डेवलपर बन जाएंगे या प्रोग्रामर बन जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि सिक्योरली हमें कैसे प्रोग्राम करना है। तो ये इसी वजह से जो है लूप होल्स खोज के हैकर्स जो है वो वेबसाइट्स हैक कर लेते हैं या एप्लीकेशंस हैक कर लेते हैं और लूप होल्स निकाल लेते हैं बहुत सारे। क्या भारत सरकार को भी ऐसा करना चाहिए कि शुरुआती एजुकेशन, शुरुआती शिक्षा से ही साइबर अपराध के बारे में बच्चों को शिक्षा दी जाए? देखिए, हाँ, ये इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, भारत सरकार ने इस चीज़ को अडॉप्ट ऑलरेडी इस बार कर लिया है। जो हमारा यूजीसी है, यूजीसी ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है, और अब क्लास 6 से, जैसे वहाँ पे क्या है कि साइबर सिक्योरिटी पढ़ना अनिवार्य है, तो हमारे कंट्री में क्या कर दिया गया है, क्लास 6 से बच्चों को प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी, यानी उनको प्रोग्रामिंग भी पढ़ना मैंडेटरी रहेगा, कंपलसरी रहेगा। और इसी का आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज एडवांटेज भी आज के टाइम में, क्योंकि पैंडेमिक में क्या है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बहुत सारी कंपनीज इसका एडवांटेज भी उठा रही हैं। अभी बायजूस हैं, अभी वाइट हैट जूनियर है, ऐसी है जिसमें अभी कुछ केसेस ऐसे सामने आए, वाइट हैट जूनियर में कुछ केसेस ऐसे सामने आए कि जिसमें टीचर को नहीं पता था कि जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है। तो उसका एडवांटेज बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज उठा रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि कम से कम बच्चे क्लास 6 से अगर प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो वो आगे चल के उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उनकी नॉलेज स्किल्स और डेवलप होंगी। ये तो रही सरकार की बात कि सरकार क्या करेगी साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए,
लेकिन हम अब नितिन जी से जानेंगे कि आम आदमी क्या करे जो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है, सोशल मीडिया, एक सिंपल से मोबाइल से उसका हर काम होता है, बिजली बिल से लेकर वो खाना तक उसी से मंगाता है, उसका अकाउंट उसी से है, एक नंबर से उसका पूरा जीवन जुड़ा रहता है। ऐसे में एक आम आदमी आज के दौर में कौन सी सतर्कता बरते, कौन सी सावधानियां बरते जिसके कारण वो ऐसे अपराधों का शिकार ना हो? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, लोगों को जागरूक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोग अपने आप को जागरूक रखें। और बहुत सारे लोगों को जैसे मैसेजेस आते हैं कि आप इतना लाख रुपया जीत गए हैं, वो कभी कभी यकीन कर लेते हैं और वो उस पर उनको लिंक्स लिंक्स भेजी जाती हैं। वो लिंक्स पे क्लिक कर दे, हो सकता है वो मैलिशियस लिंक हो, यानी उसको क्लिक करते हुए उनके फ़ोन में कोई स्पाईवेयर या कोई मेलवेयर इंस्टॉल हो जाए, जिससे उनका पूरा जो भी फ़ोन में उनकी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि बैंक से लेकर सब कुछ, वो अटैकर या हैकर उसको जो है ले। इसके अलावा जो है लोगों को इसके अलावा ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको फ़ोन करके बोलता है आपको KYC अपडेट करना है, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है, आप एक्सपायरी रिन्यूअल के लिए हम कॉल किए हैं, तो ऐसे फ़ोन्स पे कभी भी अपने कोई भी क्रेडेंशियल्स यानी कि डिटेल्स कार्ड की या कोई भी OTP मांगे तो ऐसी चीज़ें कभी भी शेयर न करें, क्योंकि OTP वगैरह ये सब बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं और इसी का एडवांटेज लेके ये क्रिमिनल्स ये ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। और जितना हो सके उतना इन चीज़ों से दूर रहें, सोशल मीडिया पे रहें तो अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना मोबाइल नंबर ही पासवर्ड रख लेते हैं, और अपना मोबाइल नंबर, बहुत लोग ऐसे हैं कि अपना नाम ही पासवर्ड रख लेंगे। तो मेरा नाम नितिन पांडे है तो नितिन पांडे ही पासवर्ड रख लें, तो गेस करना बहुत आसान हो जाएगा हैकर के लिए। पासवर्ड को स्ट्रांग रखें। 2 वे ऑथेंटिकेशन एक वो होता है, जब सोशल मीडिया को यूज़ करें उसको इनेबल करके रखें। उससे क्या होगा कि कोई भी अटैकर मान लिया आपको पासवर्ड गेस भी कर लिया, आपके अकाउंट तक चला भी गया, तो वो जब तक वो उसको कोड नहीं मिलेगा आपका तब तक। मैं अंतिम सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि साइबर अपराध होने के बाद में कोई भी पीड़ित क्या करे कि उसे जल्दी न्याय मिले या फिर कुछ जल्दी कोई कार्रवाई हो, क्योंकि आदमी आज समझ नहीं पाता कि वो जाए कहाँ पे। अगर वो साइबर अपराध का शिकार हो गया है तो उसे यही नहीं पता होता है वो कहाँ पे जाके शिकायत लिखाए। तो आप हमारी जनता को बताइए कि वो क्या करे अगर साइबर अपराध का शिकार होती है। देखिए, ये इसमें जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी के साथ कोई साइबर अपराध होता है तो उनको जो है सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का साइबर अपराध है। क्या वो फाइनेंशियल फ्रॉड उनके साथ हुआ है, अपराध हुआ है, या फिर उनके साथ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो तो उसको कैटेगराइज करके, यानी अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, यानी कि किसी का 20,000 25,000 अकाउंट से किसी ने ऐसे बेवकूफ़ बना के ले लिया, कुछ KYC वगैरह का नाम ले या OTP के नाम पे, तो उनको इमीडिएटली क्या करना चाहिए, इमीडिएटली उनको पुलिस स्टेशन जाके वो FIR करें तुरंत, और उसके बाद जो है उसकी कॉपी लेके वो बैंक जाएं और बैंक में दें और उस पूरी बात बताएं, क्योंकि RBI कहती है कि 3 दिन के अंदर, जो RBI की गाइडलाइंस है और जो रूल्स हैं उसमें 3 दिन के अंदर अगर आपका कोई ऐसा आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है फाइनेंशियल, तो वो ट्रांजैक्शन यानी आपका पैसा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें इमीडिएटली लोगों को जाके वहाँ पे कांटेक्ट करना चाहिए। और बाकी अपराधों के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पर लोग ऑनलाइन जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद उनको 24 से 48 घंटे में ही पुलिस की तरफ से कॉल आ जाएगा। हाँ, ये बात है, ये एक दुखद बात है कि जो थोड़े ग्रामीण, जो थोड़े पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे पुलिस कोऑपरेट नहीं करती। ये चीज़ें मैंने भी देखी हैं, मेरे नॉलेज में बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे वो उस पर ऑलरेडी वर्क करें। उत्तर प्रदेश साइबर इस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है और भी स्टेट्स मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों पर वर्क करेंगे, और ताकि जो ग्रामीण इलाकों में साइबर अपराध, क्योंकि असली सबसे ज़्यादा अपराध उधर ही होते हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं होते, इस वजह से वो नॉलेज में नहीं आते, क्योंकि वो बहुत लोग तो रजिस्टर्ड कराते, मतलब वो जाते ही नहीं, उनको पता ही नहीं करना क्या है, और जाते भी हैं तो पुलिस कोऑपरेट नहीं करती, वो FIR ही लॉन्च नहीं करती है। तो मैं पुलिस से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई पीड़ित है तो किसी भी साइबर क्राइम का या फाइनेंशियल उसके साथ फ्रॉड हो तो उसका कम से कम FIR, उसका एक संवैधानिक अधिकार है, उसको एक FIR कम से कम उसका दाखिल करें, लॉन्च करें।
तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग अच्छी तरीके से करते रहें। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।